हाँ जी दोस्तों, अब इंडेक्स 38 में लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या देखा? लेक्चर नंबर 1 में ज़्यादा कुछ नहीं, इंडेक्स 38 का मतलब समझा, इंटेंजिबल असेट, जिसकी हमने डेफिनेशन देखी थी बेसिकली। और डेफिनेशन में 4 कंडीशन थी, चारों कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो वो असेट इंटेंजिबल है। अगर चारों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते तो उस असेट को हम इंडेक्स 38 के हिसाब से इंटेंजिबल असेट नहीं मानेंगे। ठीक है, यही रूल बताया था मैंने। 4 कंडीशन कौन कौन सी थी? तो यहाँ पे मैंने बताया था कि कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 4 जो है वो इम्पोर्टेंट है। 2 एंड 3 तो नॉर्मली स्टूडेंट जो है यहाँ पे जो भी आपके पास में असेट रहती है, ठीक है, जिसे आप इंटेंजिबल असेट कहते हैं, 2 एंड 3 तो नॉर्मली वो कंसिडर कर ही लेती है। 1 एंड 4 में ऐसे पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चन आपके पास में पूछे जाते हैं। 4 कंडीशन कौन कौन सी? कहता है कि पहली कंडीशन थी आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है सर? आइडेंटिफिएबल का मतलब दो तरीके से, या तो सेपरेबल हो या फिर अराइज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्चुअल राइट हो। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर सेपरेबल का मतलब आपके पास में क्या हम ये भी ले सकते हैं कि जिस असेट को हम सेपरेटली सोल्ड कर पाए, ट्रांसफर कर पाए, उसका मतलब सेपरेबल? तो आंसर इज यस। देखिए, जो मैंने कहा था उसका मतलब यही निकल के आता है। मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है, अगर आप चाहे तो इसे लिख सकते हैं। स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख लिया कि उस चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि स्टूडेंट की यहाँ पे कोई क्वेरी ना रहे। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया था कि सर सेपरेबल का मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से बता दीजिए। तो देखिए, सेपरेबल का मतलब है कि असेट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि असेट और उसकी वैल्यू आप जिसे आप सेपरेटली शो कर पाए बैलेंस शीट के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तो उसे हम कह सकते हैं कि सेपरेबल, सेपरेटली हम शो कर पाए। ठीक है, कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी है, ये असेट है, तो उस एसेट को हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेपरेबल है। क्यों? क्योंकि दूसरी एसेट से इसे हम सेपरेटली शो कर पा रहे हैं कि इतनी इसकी वैल्यू है और ये एसेट है। तो इसका दूसरा मतलब ही यही हुआ कि जिसे हम सेपरेटली सेपरेटली सोल्ड कर पाते हैं या फिर ट्रांसफर कर पाते हैं, दोनों का मतलब एक ही हुआ जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और यहाँ पे जो मैंने लिखा है, दोनों का मतलब एक ही है कि जिसे हम सेपरेटली शो कर पाए, सेपरेटली शो पर कर पाए, इसका मतलब है कि जब आप चाहे उसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर सोल्ड कर सकते हैं। राइट, तो इसे हम सेपरेबल कह सकते हैं। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। स्टूडेंट ने पूछा था तो मैंने साथ ही साथ सोचा कि यहाँ पे लिख देता हूँ, और स्टूडेंट को अगर कुछ यहाँ पे लिखना है तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकंड कंडीशन मैंने कहा था कि नॉन मॉनिटरी होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है? आइडेंटिफिएबल। दूसरी है नॉन मॉनिटरी। तीसरी है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। और चौथी आपके पास में कंडीशन रहती है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। ध्यान रहे, सिर्फ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होना ज़रूरी नहीं है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के साथ एंड लिखवाया था मैंने। ठीक है, कि उस पर कंट्रोल भी हमारा होना ज़रूरी है। इस पे बेस हमने एक पॉइंट भी देखा था, याद हो तो आपको, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि स्टाफ ट्रेनिंग हो गया, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टाफ को। तो ये बेसिकली आप देखेंगे तो पहली 3 कंडीशन, आइडेंटिफिएबल होना, ठीक है, नॉन मॉनिटरी, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी। लेकिन फोर्थ कंडीशन में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो दिखाई दे रहा था, लेकिन उस पर कंट्रोल हमारा नहीं था। इस वजह से वो जो है इंटेंजिबल असेट नहीं माना गया था। वो मैंने आपको लिखवाया भी था आपके पास में, यहाँ पे ये रहा कंडीशन नंबर 2। ठीक है, हेडिंग क्या था कि वो पॉइंट्स जिसे हम नहीं कंसिडर करेंगे, नॉट नॉट कंसिडर एज इंटेंजिबल असेट। मतलब कि आपके पास में जो पॉइंट नंबर 2 है, स्टाफ ट्रेनिंग, उसे हमें कंसिडर नहीं करना है एज ए इंटेंजिबल असेट। लग सकता है कि इंटेंजिबल असेट है, लेकिन कंसिडर नहीं करेंगे। इसका रीज़न था कि वो कंडीशन नंबर 4 को फुलफिल नहीं कर पाया था। राइट, इसके बाद हमने एग्जाम्पल भी देखे थे। एग्जाम्पल में मैंने गुडविल को रेड मार्किंग करवाई थी, इसलिए क्योंकि वो भी एक पॉइंट है जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि गुडविल अगर परचेज्ड है, आपने अगर परचेज कर रखा है, तो वो आपके पास में बैलेंस शीट में शो होगा। ध्यान रहे, गुडविल दो तरीके की हो सकती है। एक हो सकता है कि आपने सेल्फ जनरेट किया, मतलब कि आपने ही बिजनेस बनाया है और आपने ही सेल्फ गुडविल बनवाई है। ठीक है, मतलब जनरेट की है बेसिकली, तो ये हो गया। और दूसरा हो सकता है परचेज गुडविल, कि आपने बना बनाया हुआ बिजनेस ही परचेज कर लिया साथ में गुडविल। फॉर एग्जांपल, मार्केट में कोई एक बिजनेस है, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 10 करोड़, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? 10 करोड़। मार्केट में एक बिजनेस है जिसकी वैल्यू है 10 करोड़। आप उसे परचेज कर रहे हैं, लेकिन आपको पेमेंट करना पड़ा 12 करोड़ रुपीज़, 2 करोड़ ज़्यादा पे करना पड़ा। किस चीज़ का सर? मार्केट में उसकी वैल्यू ज़्यादा थी। एक तरीके से वो 2 करोड़ क्या है सर? गुडविल है। गुडविल के आपको 2 करोड़ एक्स्ट्रा पे करने पड़े।
क्या आपने ये जो परचेज किया है 10 करोड़ रुपए का बिजनेस, उसे तो आप दिखाएंगे, प्लस ये 2 करोड़ जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है, क्या उसे आप बैलेंस शीट में एज ए इनटेंजिबल एसेट गुडविल दिखा सकते हैं? आंसर इज यस, दिखा सकते हैं। परचेज गुडविल है, दिखा सकते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने बिजनेस खुद स्टार्ट किया और उसे बड़ा बना दिया, ठीक है, उसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी मार्केट में बन चुकी है, और फॉर एग्जांपल अगर आप उसकी वैल्यू भी निकालना चाहे तो वैसे मार्केट में 10 करोड़ है, लेकिन आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी है, नाम अच्छा है, तो उसे हम 12 करोड़ मानते हैं। क्यों? क्योंकि 2 करोड़ एक्स्ट्रा हम लगा के चल रहे हैं कि उसकी हमारी क्या है सर, गुडविल है। तो क्या अब ऐसे जो हमारा बिजनेस जो हमने ही क्रिएट किया है, जिसकी गुडविल हमने ही जनरेट करवाई है, ठीक है, बनाई है, तो क्या ये 2 करोड़ को हम दिखा सकते हैं बैलेंस शीट में? आंसर इज नो, सेल्फ जनरेटेड नहीं। इसका रीज़न है कि सेल्फ जनरेटेड में क्या होता है कि आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये सेपरेबल नहीं है। बेसिकली आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमारे मार्केट में जो गुडविल है उसकी वैल्यू शायद 2 करोड़ होगी, ठीक है, या अब ये 1.5 करोड़ भी हो सकती है, 3 करोड़ भी हो सकती है। ये सेपरेबल नहीं है, बेसिकली इसकी कोई वैल्यू आप एग्जैक्टली डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जबकि परचेज गुडविल में क्या है, परचेज गुडविल में तो आपने अमाउंट पे किया है, उसकी अमाउंट सेपरेट हो चुकी है, इसलिए परचेज गुडविल को कंसीडर किया गया है एज ए इंटेंजिबल एसेट, बट सेल्फ जनरेटेड को नहीं किया गया। इसलिए यहाँ पे मैंने क्लियरली लिखवाया था कि चाहे आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल की बात करें या फिर मार्केट शेयर, दोनों एक ही तरीके की बातें हो गई कि मार्केट में आपकी शेयरिंग कितनी है या फिर गुडविल कितनी है, तो दोनों एक ही जैसे वर्ड है, तो घबराने वाली बात तो है नहीं। तो कहते हैं कि आपने सेल्फ जनरेटेड गुडविल बनाई है या फिर मार्केट शेयर है आपका, उसे कंसिडर नहीं करेंगे, नॉट एज अ इंटेंजिबल असेट। रीज़न क्या था? कहते हैं कि सर वो कंडीशन नंबर 1 जो सेपरेबल आपके पास में, ठीक है, आइडेंटिफिएबल नहीं है बेसिकली। और स्टाफ ट्रेनिंग में मैंने कहा था कंडीशन नंबर 4 फुलफिल नहीं हो रही थी, हालांकि इसका एक्सेप्शन था, लेकिन वो हम आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो मैंने फिलहाल के लिए कहा था कि आपको 2 पॉइंट ही पढ़ने, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2। एक्सेप्शन को हम आगे चल के क्वेश्चन के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है जी। इसके बाद मैंने क्वेश्चन यहाँ पे करवा दिए थे आपके आईसीए मॉड्यूल के, इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4, और इसी के साथ लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था। अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में मुझे एक टॉपिक स्टार्ट करना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट, बहुत ज़्यादा ईजी है बट मैं मानता हूँ कि वो आपको लिखवा देना चाहिए कि कभी आप रिवीजन करें तो उस पॉइंट को भी आप इग्नोर ना कर पाए, एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं आपके पास में। इसलिए सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप भी उसे नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसे पॉइंट को पहले मेरे साथ समझ लीजिए, उसके बाद अब इसे नोट डाउन कर सकते हैं। पॉइंट का हेडिंग क्या है? कहता है कि सर गाइडेंस है किस चीज़ के लिए? कहते हैं कि ऐसी असेट जो दोनों तरीके से आपको दिख रही हो, एक तरीके से टेंजिबल, एक तरीके से इनटेंजिबल। मतलब कि ऐसी कोई असेट है, ठीक है, जो आपको टेंजिबल भी दिखाई दे रही है प्लस इंटेंजिबल भी दिखाई दे रही है, तो उस टाइम पे उस असेट को क्या कंसीडर करेंगे, टेंजिबल या फिर इंटेंजिबल? ये क्वेश्चन आता है। तो सर क्वेश्चन से पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी कौन सी असेट हो सकती है जो हमें टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों दिखाई दे। तो एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 1, 2-3 एग्जांपल लूँगा। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1, ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 मैंने कहा सर कंप्यूटर, हमारी कंपनी है, ठीक है, और कंपनी में हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, कंप्यूटर, ठीक है जी, कंप्यूटर की ज़रूरत है, हम कंप्यूटर परचेज करने के लिए गए। अब जैसे ही कंप्यूटर परचेज करने के लिए गए तो शॉप में हमें काफ़ी सारे कंप्यूटर्स बताए गए, हमने एक कंप्यूटर परचेज किया, मतलब कि उसकी सिलेक्ट किया और उसे परचेज कर लिया। वैल्यू फॉर एग्जांपल 1,50,000 थी, बढ़िया कंप्यूटर था, हमने इसे सिलेक्ट किया और पेमेंट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो कंप्यूटर है हमने जो परचेज़ किया, ये कंप्यूटर के साथ साथ हमें काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करे गए, फ्री सॉफ्टवेयर्स, काफ़ी सारे फ्री सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करे गए, ठीक है, कि आपने कंप्यूटर परचेज किया, इसके साथ फ्री सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल एंटीवायरस प्रोवाइड कर दिया, दूसरे काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये निकल के आया कि इस असेट को जब आप परचेज करके लेके आए, बैलेंस शीट में दिखाना होगा, सर दिखाना भी पड़ेगा क्योंकि हमने असेट परचेज किया है, तो बैलेंस शीट में तो दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन यहाँ पे ये निकल के आया कि इस असेट को एज ए इंटेंजिबल दिखाएंगे या फिर टेंजिबल।
तो कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर टेंजिबल, क्योंकि कंप्यूटर जो है मतलब मॉनिटर हो गया, आपके पास में कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, वो तो टेंजिबल है ना। तो कहते हैं कि 1,50,000 को एज ए टेंजिबल असेट दिखाएंगे। कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर ये जो 1,50,000 है उसे एज अ टेंजिबल आइटम दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके पास में जो सीपीयू है, कीबोर्ड है, ठीक है ना, और मॉनिटर है, तो ये सारी चीज़ें सर टेंजिबल है, इसलिए टेंजिबल असेट दिखाएंगे। आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कहा था कि इंडेक्स 16 को ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि इंडेक्स 16 का ही यहाँ पे काफ़ी सारा पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन मैं कहता हूँ कि अगर यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर इसे टेंजिबल माना जाए, ठीक है, टेंजिबल असेट माना जाए, तो कौन सा इंडेक्स लगेगा सर? इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। ठीक है जी, अगर टेंजिबल असेट है तो उसके लिए इंडेक्स 16 है, इनटेंजिबल है तो उसके लिए इंडेक्स 38 है। याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। तो कहते हैं कुछ स्टूडेंट ने कहा कि सर ये मॉनिटर है, सीपीयू है, आपके पास में कीबोर्ड है, तो ये बेसिकली टेंजिबल असेट है, तो 1,50,000 को एज ए टेंजिबल असेट इंडेक्स 16 के रूल के हिसाब से हमें बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने ऐसा कहा। दूसरे और भी स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा कि सर टेंजिबल असेट नहीं, इन्हें दिखाना चाहिए इनटेंजिबल असेट। इनटेंजिबल असेट कहते हैं कि इंडेक्स 38 के हिसाब से, इंटेंजिबल असेट के लिए तो इंडेक्स 38 ही है, तो कहते हैं इंडेक्स 38 को फुलफिल करते हुए इसे इनटेंजिबल असेट मानना चाहिए। उन स्टूडेंट का कहना था कि सर इसी के साथ फ्री सॉफ्टवेयर भी तो मिले, और ये सॉफ्टवेयर क्या है सर? इनटेंजिबल असेट है। तो सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखते हुए इस असेट को, 1,50,000 रुपीज़ के असेट को एज ए इनटेंजिबल असेट ट्रीट करके इंडेक्स 38 को फुलफिल करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट ने ऐसा कहा। अब यहाँ पे तो दिक्कत आ गई। अब ये सारी चीज़ें कौन देख रहा था सर? इंडेक्स 38 देख रहा था। इंडेक्स 38 ने ये सारी चीज़ें देखी, ये जो पूरे का पूरा ये जो एग्जाम्पल बना है, इंडेक्स 38 ने देखा कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि टेंजिबल, कुछ कह रहे हैं कि इनटेंजिबल, करे तो करे क्या। इंडेक्स 38 ने एक प्रॉपर रूल निकाल दिया। रूल कहता है, इंडेक्स 38 ने प्रॉपरली यहाँ पे बताया कि आपको ये नहीं देखना है कि सर ये असेट टेंजिबल है इनटेंजिबल है, यहाँ पे देखा ये जाएगा कि सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है, सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है। तो कहते हैं कि कंपनी क्या परचेज करने के लिए गई थी? कंपनी के लिए ये जो असेट है, कंप्यूटर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इसमें से कंपनी के लिए सिग्निफिकेंस किस चीज़ का ज़्यादा है? क्या आप सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए गए थे या फिर कंप्यूटर? तो आंसर इज, कहता है कि कंपनी को तो कंप्यूटर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर तो ऐसे ही फ्री में मिल गया, ठीक है, बाकी हमें ज़रूरत किसकी थी सर? कंप्यूटर की। कंप्यूटर क्या है सर? टेंजिबल असेट। तो कहते हैं इंडेक्स 38 ने कहा कि तब आपको टेंजिबल असेट वाले रूल फॉलो करने हैं, मतलब कि इंडेक्स 16 लगेगा आपके लिए। आपके लिए इंडेक्स 16 लगेगा। बड़ा ही क्लियर था। इंडेक्स 38 ने बड़ा ही क्लियर आंसर दिया, सिग्निफिकेंस जिसका भी ज़्यादा है वो देखो। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने कहा कि सर आप सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए गए, आपकी कंपनी जो है वो डेटा, आपकी कंपनी में डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर एग्जांपल, और उसके लिए आपको एक प्रॉपर एंटीवायरस की ज़रूरत थी, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो आप गए शॉप में और वहाँ पे आपने तरह तरह के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर देखे, और उसमें से आपने एक सेलेक्ट कर लिया, जो फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू थी, आपको पेमेंट करना था 40,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब जैसे ही आपने सिलेक्ट किया, जो शॉप वाले हैं उन्होंने आपको ये सॉफ्टवेयर जो है, जो आपने सिलेक्ट किया 40,000 रुपीज़ का, ये सॉफ्टवेयर को जो है उन्होंने क्या किया सर? एक पेन ड्राइव में, एक पेन ड्राइव में प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, एक पेन ड्राइव निकाली जिसमें आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर दिया और आपने पेमेंट कर दिया। यहाँ पे भी अगेन वही क्वेश्चन निकल के आते हैं कि सर दो तरीके की यहाँ पे चीज़ें हो गई। सबसे पहली चीज़ कहते हैं कि सर यहाँ पे टेंजिबल असेट भी हो सकती है, टेंजिबल। सेकंड पॉइंट, सर ये इनटेंजिबल भी हो सकती है। सर टेंजिबल क्यों? क्योंकि कहते हैं कि सर ये जो पेन ड्राइव है वो तो टेंजिबल आइटम है। ठीक है, तो कहते हैं कि इंडेक्स 16 के हिसाब से इस पूरी की पूरी असेट को
क्या मानना चाहिए सर? टेंजिबल मानना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे ये कहना हो सकता है कि सर सॉफ्टवेयर जो है वो इनटेंजिबल असेट है, तो इंड एस 38 के हिसाब से, इंड एस 38 के हिसाब से हमें इसे इनटेंजिबल असेट ट्रीट करके हमें प्रॉपरली इसका जो है इंड एस 38 के हिसाब से इसे बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए। दोनों आंसर आ सकते हैं। अगेन इंड एस 38 ने बड़ा ही क्लियर रूल आपको बता दिया था, और यहाँ पे वही रूल अगर अपनाए तो कहते हैं सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है। आप यहाँ पे दोनों असेट है, पेन ड्राइव है, सॉफ्टवेयर है, एक टेंजिबल है एक इनटेंजिबल, लेकिन आपके लिए सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि सर कंपनी परचेज करने के लिए क्या गई, सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर पेन ड्राइव। तो कहते हैं कंपनी के पास तो पेन ड्राइव तो और भी होगी, हम यहाँ पे स्पेसिफिकली किस लिए आए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा सिग्निफिकेंस क्या है, सर सॉफ्टवेयर है, हमें सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर यहाँ पे बेसिकली देने के लिए एक तरीका ढूंढा गया, पेन ड्राइव। ठीक है, तो हमें पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं है, हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। यहाँ पे सिग्निफिकेंस किसका है सर? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? इंटेंजिबल असेट। तो यहाँ पे इंडेक्स 38 ने कहा कि इंटेंजिबल असेट के लिए जो इंडेक्स 38 है वो फॉलो होगा। तो दोनों एग्जाम्पल पे आपके पास में देखेंगे तो एक इंटेंजिबल एक टेंजिबल दोनों तरीके के एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इंडेक्स 38 ने कहा कि इसे ट्रीट कैसे करेंगे, सिग्निफिकेंस जिसका ज़्यादा होगा उसी तरीके से उसे ट्रीट किया जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा यहाँ पे था। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, अगर आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है, कहते हैं कि गाइडेंस फॉर असेट विच इंक्लूड बोथ एलिमेंट टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। ठीक है, कहते हैं कि आपको सिंपली ये देखना है कि सिग्निफिकेंस किसका ज़्यादा है। अगर टेंजिबल एलिमेंट का ज़्यादा है तो उसे इंडेक्स 30 मतलब इंडेक्स 16 के हिसाब से ट्रीट करेंगे, और इनटेंजिबल का एलिमेंट ज़्यादा आपके पास में सिग्निफिकेंस है तो फिर वह इंडेक्स 38 के हिसाब से चलेगा। आप चाहे तो ये एग्जाम्पल भी साथ में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, आप वीडियो को स्टॉप करके ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने रेफरेंस के लिए अगर वो आप एग्जाम्पल लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब लेक्चर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सिंपल सा एक पॉइंट था जो मैंने आपको लिखवा दिया। अब लेक्चर नंबर 2 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब ये पॉइंट जो मैं लिखवाने से पहले पहले ही कह दूँ कि इंडेक्स 38 50% यहाँ पे पार्ट, मतलब कि ये जो लेक्चर नंबर 2 में जो मुझे पढ़ाना है इसका 50% पार्ट इंडेक्स 16 में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इंडेक्स 16 में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली रेफरेंस दूंगा कि आप इंडेक्स 16 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस वैसे। ठीक है, यहाँ पे वापस से पढ़ाऊंगा नहीं, बिकॉज आपके पास में टाइम वेस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। राइट, तो इसलिए मैंने कहा था कि इंडेक्स 16 का रिवीजन आपके लिए ज़रूरी है। अब हेडिंग मेरे साथ देखेंगे आप, जैसे ही आप ये हेडिंग देखेंगे आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि ऐसा ही कुछ आपने इंडेक्स 16 में भी पढ़ा था। हेडिंग देंगे मेरे साथ, हेडिंग है मेजरमेंट। अब आप याद करेंगे ऐसा सेम आपने जो हेडिंग, ऐसा सेम हेडिंग आपने इंडेक्स 16 में भी दिया था, याद करेंगे। अगर रिवीजन करा है आपने तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ याद आ रही होगी कि इंडेक्स 16 में भी यही सेम एग्जांपल आपने, मतलब हेडिंग आपने दिया था मेजरमेंट, और इसके अंदर आपने दो हेडिंग दिए थे। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट पढ़ा था, उसके बाद सब्सिक्वेंट। तो यहाँ पे वही सेम पढ़ना है। तो वापस से मेरे पास हेडिंग देंगे सर इनिशियल मेजरमेंट, सबसे पहले इनिशियल पढ़ लेते उसके बाद सब्सिक्वेंट। तो इनिशियल मेजरमेंट पढ़ेंगे, इनिशियल मेजरमेंट। याद करिए इनिशियल मेजरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमने पढ़े थे इंडेक्स 16 में, वैसे ही यहाँ पे तरीके हैं। तरीके में भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम है वैसे ही, कि आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप असेट परचेज कर सकते हैं, मतलब असेट अक्वायर कर सकते हैं। सबसे पहला आपने हो सकता है परचेज किया हो, परचेज्ड। ठीक है, कहते हैं परचेज्ड करके लेके आए, सबसे पहला पॉइंट परचेज करके लेके आए। दूसरा हो सकता है आपने एक्सचेंज करके लेके आए हो। ठीक है, इंडेक्स 16 में भी ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, और वही पॉइंट है यहाँ पे। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे नीचे मुझे यही लिखवाना है, सेम एज इंडेक्स 16, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे नज़रिया इतना ही है कि वहाँ पे टेंजिबल असेट था, यहाँ पे इनटेंजिबल के हिसाब से सोचना है बस, बाकी रूल सेम है सब। ठीक है, रूल सेम है। दूसरा तरीका मैंने क्या कहा, एक्सचेंज करके, एक्सचेंज करके लेके आए।
ठीक है, एक्सचेंज करके लेके आए। इसके बाद तीसरा तरीका वही इंडेस 16 में भी पढ़े थे सर, गवर्नमेंट ग्रांट हो सकता है, जो कि हालांकि हम पढ़े नहीं थे, लिखवाया था मैंने क्योंकि इसके लिए सेपरेट इंडेस था। तो यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे कि उसे सेपरेट इंडेस में ही पढ़ना है। ठीक है, तो कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट, और कहाँ पे पढ़ना है, इंडेस 16 में भी वैसे मैंने लिखवा रखा था, यहाँ पे भी लिखवा देता हूँ, इंडेस इसके लिए है 20। इंडेस 20 में हम इसे प्रॉपरली पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद दो ऐसे पॉइंट है जो नए पढ़ेंगे, इंडेस 16 में आपने नहीं पढ़ा था, यहाँ पे आप पढ़ेंगे मेरे साथ। सबसे पहला बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपने लिखा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आपने एक्वायर किया एसेट को। और एक और तरीका हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है, इंटरनली जनरेटेड है आपके पास में, इंटरनली जनरेटेड है, इंटरनली जनरेटेड। ठीक है जी, तो इंटरनली जनरेटेड है। तो असेट आपके पास में 5 तरीके से आ सकती है। इंडेस 16 में भी ऐसे ही आपने तरीके देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट, याद हो तो। ठीक है, परचेज करके लेके आ सकते हैं, इंडेस 16 में भी परचेज करके थे। वहाँ पे क्या था सर, याद हो तो आपको पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, सेम एज वही पॉइंट आपको यहाँ पे भी पढ़ना है। बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे इनटेंजिबल असेट है, वहाँ पे टेंजिबल था, बस उस तरीके से, बाकी सब रूल सेम है। तो यहाँ पे लिखना है तो लिख लीजिए, सेम एज इंडेस 16, सेम एज इंडेस 16। इंडेस 16 में आपने पढ़ा हो, याद हो तो, कि सर अगर कोई असेट परचेज करके लेके आए तो उसकी कॉस्ट क्या मानेंगे, तो सबसे पहले परचेज कॉस्ट लेंगे, प्लस टैक्सेस वगैरह पे किया है तो वो भी लेंगे, लेकिन वहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर वो रिफंडेबल है तो वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। सेम यहाँ पे भी है कि अगर टैक्सेस वगैरह पे किया है, रिफंडेबल है, तो फिर आप उसे कंसिडर नहीं करेंगे, नॉन रिफंडेबल है तो वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, तो यही सी सब वही है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने लिखवा दिया सेम एज। एक्सचेंज में भी वापस से सेम एज इंडेस 16, सेम एज इंडेस 16। याद करिए, यहाँ पे भी 3-4 पॉइंट मैंने लिखवाए थे, प्रेफरेंस थे 3। सबसे पहले कहता है कि अगर असेट आप एक्सचेंज करके लेके आए तो सबसे पहले उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, तो कहता है प्रेफरेंस नंबर 1, जो आपने असेट दिया है गिवन, उसकी फेयर वैल्यू ले लो। अगर वो नहीं पता है तो सेकंड प्रेफरेंस मैंने क्या लिखवाया था, मैंने लिखवाया था कि असेट जो लिया है टेकन, उसकी फेयर वैल्यू ले लो। अगर वो भी नहीं पता तो थर्ड आपके पास में कि जो असेट दिया है उसकी बुक वैल्यू ले लो। ये प्रेफरेंस लिखवाए थे, सेम यहाँ पे भी वही है, इसलिए मैंने लिखवा दिया सेम एज इंडेस 16। बस वहाँ पे असेट का मतलब था टेंजिबल और यहाँ पे असेट का मतलब होगा इंटेंजिबल, फर्क और कुछ नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आप एक तरीके से, वहाँ पे आप मशीनरी वगैरह की चीज़ें की बात करते थे, यहाँ पे गुडविल वगैरह, यहाँ पे पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट वगैरह की बात करेंगे, फ़र्क नहीं है यहाँ पे। इसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट हो गया। गवर्नमेंट ग्रांट आपके पास में इंडेस 20 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपके पास में वो ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनली जनरेटेड आपके पास में, ये जो 2 पॉइंट है ये आपके पास में नए हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप इंडेस 16 में नहीं पढ़े थे, तो ये हमें पढ़ने। तो पहले 3 पॉइंट आपके पास में ऑलरेडी क्लियर है, परचेज, एक्सचेंज और गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट वैसे क्लियर, मतलब इंडेस 20 में पढ़ेंगे, ये चीज़ हमें क्लियर है। और अभी हमें पढ़ना है बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनली जनरेटेड। ठीक है, कि कोई ऐसी एसेट हो सकती है कि आपने खुद से जनरेट की है, और दूसरा है बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, दोनों हम पढ़ेंगे, बिजनेस कॉम्बिनेशन और इंटरनली जनरेटेड। लेकिन उससे पहले इस पे कुछ क्वेश्चन भी है आपके पास में, कि ये जो एक्सचेंज है, एक्सचेंज पे एक आध क्वेश्चन आपके पास में डाला गया है ऐसे मॉड्यूल में,
तो वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आ जाइए मेरे साथ यहाँ पे एक्सचेंज पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख लेता हूँ कि इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे आ जाइए। किस पे आएंगे सर? इलस्ट्रेशन नंबर 6 पे। तो बुक ओपन कर लीजिए आप मेरे साथ। आपके पास में ये रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 6। अच्छा, इसे मैं सॉल्व करूँ उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, एक्सचेंज वाला पॉइंट है, एक्सचेंज पे ही क्वेश्चन है। वही प्रेफरेंस जो मैंने आपको याद करवा दिया, इंडेक्स 16 वाला ही पॉइंट, अगर वो याद है तो क्वेश्चन आपके पास में सोल्व हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। मैं फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ कि आप इसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो मतलब कि यहीं पे मैं तो कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बस इस वीडियो को स्टॉप करके नेक्स्ट वीडियो में स्विच ऑन कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए बीच में थोड़ा सा टाइम है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए और मेरे साथ ही आप तुरंत जैसे ही सॉल्व हो जाता है तुरंत नेक्स्ट लेक्चर को स्विच ऑन कर दीजिए। ठीक है, तो मैं प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा, इस तरीके से पार्ट हम बनाते हैं। बस यहाँ पे साथ ही साथ मैं अभी ले सकता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 6 इसी वीडियो में, बट मैं चाहता हूँ कि इसको स्टॉप करके नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूँ ताकि आपको बीच में टाइम मिले। इसलिए क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 6 मेरा मानना है कि आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पास में सिंपल है। इंडेक्स 16 पढ़ चुके तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है सर? फ़र्क एक ही चीज़ है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई कि वहाँ पे यही क्वेश्चन अगर मुझे पूछना हो तो बस ये सॉफ्टवेयर की जगह मुझे क्या कर देना होगा, मशीनरी वगैरह लिखना होगा, टेंजिबल एसेट, और कुछ नहीं। सब क्वेश्चन पूरे का पूरा मैं सेम लिख सकता हूँ, इंडेक्स 16 में पूछ सकता हूँ। राइट, बस करना क्या है सर, असेट को चेंज कर देना है। तो ये इंडेक्स 16 का क्वेश्चन हो गया। जैसे ही सॉफ्टवेयर लिख दिया वो इंडेक्स 38 का क्वेश्चन हो गया। फ़र्क कुछ नहीं है, सब सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस यही क्वेश्चन को यहाँ पे मशीनरी करके डाल दिया तो ये आपके पास में लो जी नया क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो इतना सिंपल होता है। तो मेरे हिसाब से इसे आप ट्राई करिए। मैं साथ ही साथ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ लेकिन आपके लिए थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, तुरंत नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करिए जैसे ही आप ये सोल्व हो जाता है इन इलस्ट्रेशन नंबर 6। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करिए, उसके बाद देख लेते हैं आपके पास में कि कैसे है। ठीक है, मैं आपके पास में सोल्व करवा देता हूँ। चलिए, तो सोल्व करिए जल्दी से।